नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में थोड़ा गोता लगाते हैं। समझते हैं कि ये अम्ल, क्षारक और लवण आखिर हैं क्या चीज। सुनने में तो ये लगते हैं जैसे लैब में ही मिलते होंगे, पर सच ये है कि ये हमारी रसोई से लेकर हमारे शरीर तक हर जगह हैं। हमारी आज की ये बातचीत विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के एक हिस्से पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं जानना नहीं है, हम समझना चाहते हैं इनके असली मतलब को। मतलब ये दिखते कैसे हैं, इनका बर्ताव कैसा होता है, और सबसे जरूरी हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं। सही कहा। जैसे कभी सोचा है नींबू इतना खट्टा क्यों है, या करेला कड़वा क्यों, या फिर वो जो कभी कभी ज्यादा मसालेदार खाने के बाद पेट में जलन होती है, एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी। वो सब इन्हीं अम्ल और क्षारकों का खेल है। और मजे की बात यह है कि हल्दी या लिटमस जैसी कितनी आम चीजें हैं जो एक तरह से जासूस बनकर इनकी पहचान करने में मदद करती हैं। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसे खोलते हैं। सबसे पहला सवाल, इनको पहचाने कैसे? स्वाद तो एक तरीका है, जैसे अम्ल खट्टे, क्षारक कड़वे, पर हर चीज को चखना तो ठीक नहीं है ना। और क्या तरीके हैं? हाँ, चखना तो बिल्कुल सेफ नहीं है। इसके लिए हमारे पास कुछ खास चीजें हैं जिन्हें सूचक कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। रंग बदल लेते हैं? हाँ। जैसे? सबसे आम है लिटमस। ये एक पौधा लाइकेन से मिलता है। आमतौर पर नीली या लाल कागज की पट्टी होती है। अम्ल क्या करते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक वो लाल लिटमस को नीला। अच्छा, लिटमस पेपर स्कूल में इस्तेमाल किया है। और आपने हल्दी का भी नाम लिया था। जी हाँ, हल्दी वो तो हर घर में है। कभी ध्यान दिया है, अगर सफेद कपड़े पर सब्जी का मतलब हल्दी वाला पीला दाग लग जाए, हाँ, और उस पर साबुन लगाएं जो कि क्षारकीय होता है, तो दाग का रंग भूरा लाल सा हो जाता है। अरे हाँ, बिल्कुल, वो इसी वजह से होता है। बिल्कुल, ये हल्दी का सूचक वाला गुण है। लाल पत्ता गोभी का रस भी ऐसा ही एक कह सकते हैं प्राकृतिक सूचक है। और फिर लैब में इस्तेमाल होने वाले मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन जैसे सिंथेटिक मतलब बनाए हुए सूचक भी होते हैं। ये तो हुई रंग बदलने की बात। क्या और भी कोई तरीका है पहचानने का, गंध वगैरह से? हाँ, ये दिलचस्प है। कुछ सूचक गंध से भी पहचान कराते हैं। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इनकी अपनी एक गंध होती है जो अम्लीय या क्षारीय माहौल में बदल जाती है। अच्छा, जैसे प्याज की गंध है, या वनीला एसेंस, या फिर लौंग का तेल। अम्ल इनकी गंध को खत्म नहीं करते, पर क्षारक अक्सर कर देते हैं। वाह, मतलब रंग और गंध दोनों से सुराग मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अम्ल और क्षारक जब दूसरी चीजों से मिलते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए धातुओं से। हाँ, ये जानना जरूरी है। अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके आमतौर पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे अगर जिंक के टुकड़ों पर कोई हल्का अम्ल, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो बुलबुले निकलते हैं। ये हाइड्रोजन गैस होती है। और ये गैस पहचानी कैसी जाती है? अगर जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास ले जाए तो पॉप की आवाज के साथ गैस जलती है, और साथ में एक लवण भी बनता है। तो मोटा मोटा समीकरण हुआ, अम्ल प्लस धातु से मिलेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और क्षारक का क्या वो भी धातुओं से ऐसे ही मिलते हैं? वो तो अम्लों के उल्टे माने जाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। कुछ क्षारक, सारे नहीं, पर कुछ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कुछ खास धातुओं जैसे जिंक के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें भी एक तरह का लवण बनता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये रिएक्शन सभी धातुओं या सभी क्षारकों के साथ नहीं होता। अम्ल इस मामले में ज्यादातर धातुओं से क्रिया कर लेते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, और अगर अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो, जैसे बेकिंग सोडा? हाँ, ये एक और बहुत जरूरी रिएक्शन है। जब अम्ल इन कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट वाली चीजों से मिलते हैं तो तेजी से गैस निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है। साथ में लवण और पानी भी बनता है। CO2 ये वही गैस है जो हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं? हाँ, वही। और इसकी पहचान का एक आम तरीका है कि अगर इसे चूने के पानी
मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में से गुजारें तो वो पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो पानी में घुलता नहीं है। वैसे ये जो चूना पत्थर है या चौक या संगमरमर, ये सब असल में कैल्शियम कार्बोनेट ही हैं। ठीक है। और जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तब क्या होता है? ये तो उनकी सबसे खास बात है, वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं कह सकते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। बिल्कुल। जब एक क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं तो वे लवण, इस केस में सोडियम क्लोराइड यानी हमारा साधारण नमक, और पानी बनाते हैं। अगर हम फिनोल्फ्थैलिन सूचक डालें जो क्षारक में गुलाबी होता है, तो अम्ल मिलाने पर जैसे ही मिक्सचर न्यूट्रल होता है, गुलाबी रंग गायब हो जाता है। तो मूल समीकरण है क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। और धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड, उनका क्या बर्ताव है अम्लों के साथ? धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड जो काले रंग का होता है, जब अम्लों से क्रिया करते हैं, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो वे घुल जाते हैं और घोल का रंग बदल जाता है। कॉपर ऑक्साइड के मामले में नीला हरा सा हो जाता है। इसमें भी वही बनता है, लवण यहाँ कॉपर क्लोराइड और पानी। समीकरण वैसा ही है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि धातु के ऑक्साइड क्षारकों जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अम्ल को न्यूट्रलाइज करके लवण और पानी बना रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति असल में क्षारकीय होती है, और इसी लॉजिक से जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अधातु है, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। हमने भी देखा था ना कि CO2 चूने के पानी जो एक क्षारक है से क्रिया करती है। हाँ, उसे दूधिया कर देती है, तो वो एक तरह से अम्ल क्षारक रिएक्शन हुआ। एग्जैक्टली। तो ये सब बहुत दिलचस्प है। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा है, सभी अम्लों में ऐसी क्या कॉमन बात है जो उन्हें अम्ल बनाती है, और वैसे ही सभी क्षारकों में? बहुत अच्छा सवाल है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि सभी अम्ल जब पानी में घोले जाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन पैदा करते हैं। यही H+ आयन उनके अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। वैसे ये आयन पानी में अकेले नहीं रहते, वो पानी के मॉलिक्यूल से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेते हैं। आयन ये क्या होते हैं? थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? आप इन्हें ऐसे समझ लीजिए कि ये छोटे चार्ज वाले कण होते हैं। जब कोई चीज पानी में घुलती है तो वो कभी-कभी इन चार्ज वाले कणों में टूट जाती है। अम्लों के केस में H+ आयन बनते हैं, और इन्हीं आयनों की वजह से अम्लों का पानी वाला घोल बिजली का चालन करता है, मतलब उसमें से करंट पास हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर आप ग्लूकोज या अल्कोहल के घोल में बिजली पास करने की कोशिश करें तो नहीं होगी, क्योंकि वो आयन नहीं बनाते। लेकिन अम्ल के घोल में बल्ब जल जाएगा। तो इसका मतलब अम्ल को अपना असली रंग दिखाने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। जैसे सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस अगर सूखे लिटमस पेपर पर डालें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही लिटमस पेपर गीला हो या HCl गैस को पानी में घोल दें तो नीला लिटमस फौरन लाल हो जाता है। पानी जरूरी है H+ आयन बनने के लिए। और क्षारकों में क्या कॉमन होता है? इसी तरह क्षारक जब पानी में घोले जाते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। यही OH- आयन उनके क्षारकीय गुणों के लिए जिम्मेदार है, और जो क्षारक पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार यानी एल्केलाई कहते हैं। ये छूने में साबुन जैसे चिकने, स्वाद में कड़वे और थोड़े संक्षारक मतलब त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं। तो उदासीनीकरण जो आपने बताया था वो आयन के लेवल पे H+ और OH- का मिलना हुआ। एकदम सही कहा। उदासीनीकरण का मतलब ही है अम्ल से आने वाले H+ आयन और क्षारक से आने वाले OH- आयन का मिलकर पानी H2O बना लेना। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम अम्ल या क्षारक को पानी में घोलते हैं हाँ। तो ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, मतलब इसमें काफी गर्मी निकलती है। अच्छा, इसीलिए शायद एसिड की बोतलों पर चेतावनी बनी होती है कि पानी में धीरे धीरे मिलाएं। बिल्कुल। हमेशा सांद्र अम्ल या क्षारक को धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए पानी में डालना चाहिए।
कभी भी पानी को सीधे एसिड या बेस में नहीं डालना चाहिए, वरना इतनी गर्मी निकलेगी कि वो मिश्रण उफन कर बाहर आ सकता है या बर्तन भी टूट सकता है। खतरनाक हो सकता है। हाँ, इस सावधानी से मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। इससे होता क्या है कि प्रति इकाई आयतन में H+ या OH- आयनों की संख्या कम हो जाती है, मतलब अम्ल या क्षारक की शक्ति कम हो जाती है। शक्ति की बात आई, हमने पहचान और रिएक्शन तो समझ लिए, पर कोई अम्ल या क्षारक कितना पावरफुल है ये कैसे पता चलता है? क्या सब बराबर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी शक्ति अलग अलग होती है और इसे नापने के लिए एक पैमाना है जिसे pH स्केल कहते हैं। ये स्केल आमतौर पर 0 से 14 तक होता है। pH में P एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब है शक्ति या पावर। 0 से 14 तक। हाँ, इस स्केल पर 7 का मतलब है न्यूट्रल, यानी न अम्लीय न क्षारकीय, जैसे शुद्ध पानी। 7 से कम pH मतलब अम्लीय, और pH जितना कम होगा अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होगा। और 7 से ज्यादा pH का मतलब है क्षारकीय। pH जितना ज्यादा होगा क्षारक उतना ही प्रबल होगा। इसे नापते कैसे हैं? कोई खास तरीका? इसके लिए एक सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। ये कई सारे सूचकों का मिक्सचर होता है। ये pH के अलग अलग मान पर अलग अलग रंग दिखाता है। फिर उन रंगों की तुलना एक स्टैंडर्ड कलर चार्ट से करके pH का पता लगा लेते हैं। और ये जो आप कह रही थी प्रबल और दुर्बल अम्ल या क्षारक, उनमें क्या फर्क है असल में? फर्क इस बात में है कि वो पानी में घुलने पर कितने आयन H+ या OH- छोड़ते हैं। प्रबल अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पानी में जाते ही लगभग पूरे के पूरे आयनों में टूट जाते हैं, मतलब बहुत सारे H+ आयन देते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल जैसे सिरके वाला एसिटिक एसिड CH3COOH वो सिर्फ थोड़ा सा ही आयनों में टूटता है, कम H+ आयन देता है। यही बात प्रबल और दुर्बल क्षारकों पर OH- आयनों के लिए लागू होती है। अच्छा, अब समझ आया। और यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में इस pH का क्या रोल है? अरे बहुत बड़ा रोल है। आप सोचिए, हमारा अपना शरीर भी ठीक से काम करने के लिए एक बहुत ही नैरो pH रेंज करीब 7.0 से 7.8 के बीच बनाए रखता है। सच में? बस इतनी सी रेंज? हाँ, जीवित प्राणी एक खास pH रेंज में ही जिंदा रह सकते हैं। आपने एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा। हाँ, सुना तो है। प्रदूषण से होती है? बिल्कुल। हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पानी में घुलकर एसिड बनाती हैं। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब ये पानी नदियों या झीलों में जाता है तो वहां का pH कम कर देता है। इससे मछलियों और दूसरे पानी के जीवों का रहना मुश्किल हो जाता है। यानी पर्यावरण पर सीधा असर। और जमीन पर, खेती वगैरह में? वहां भी पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का भी एक सही pH होना जरूरी है। बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा एल्कलाइन मिट्टी में पौधे ठीक से पनपते नहीं। किसान अक्सर मिट्टी की pH जांच करवाकर उसमें सुधार के लिए चीजें मिलाते हैं। और हमारे पेट में भी तो एसिड बनता है ना, खाना पचाने के लिए? बिल्कुल, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाता है और आपको शायद हैरानी हो पर उसका pH लगभग 1.2 होता है। 1.2? इतना कम? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये खाने को गलाने में मदद करता है और कमाल देखिए कि हमारा पेट फिर भी सुरक्षित रहता है। और जब एसिडिटी होती है तब क्या होता है? वो जो हम एंटासिड लेते हैं। हाँ, कभी कभी अपच या ज्यादा खाने से पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बन जाता है, उसी से जलन और दर्द होता है। एंटासिड्स जो होते हैं वो असल में हल्के क्षारक होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये पेट में जाकर उस फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आराम मिलता है। अच्छा, यानी पेट में ही एसिड बेस रिएक्शन चल रहा है। और दांतों का क्या? सुना है उन पर भी pH का असर होता है। हाँ, बहुत गहरा असर होता है। हमारे मुंह का pH वैसे तो थोड़ा एसिडिक रहता है, पर अगर ये 5.5 से नीचे चला जाए तो दांतों का खराब होना मतलब दंत क्षय शुरू हो जाता है। 5.5 से कम? क्यों? हमारे दांतों की सबसे बाहरी परत होती है इनेमल। ये कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी होती है और शरीर की सबसे कठोर चीज है। लेकिन ये भी एसिड में घुलने लगती है
अगर pH 5.5 से कम हो जाए। पर मुंह में इतना एसिड आता कहाँ से? जब हम कुछ खाते हैं, खासकर मीठी चीजें, तो मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस बची हुई शुगर पर काम करके एसिड बनाते हैं। यही एसिड धीरे धीरे इनेमल को गलाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद मुंह साफ करना या ब्रश करना चाहिए। और टूथपेस्ट, वो क्या करते हैं? टूथपेस्ट आमतौर पर क्षारकीय यानी बेसिक होते हैं। वो मुंह में बने एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके दांतों को बचाने में मदद करते हैं। क्या बात है! प्रकृति में भी तो जानवर और पौधे अपनी रक्षा के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, एसिड बेस जैसा कुछ। हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे मधुमक्खी जब वो डंक मारती है तो हमारी स्किन में एक एसिड छोड़ती है, उसी से तेज जलन और दर्द होता है। हाँ, बहुत दर्द होता है। इस पर अगर बेकिंग सोडा जैसा कोई हल्का क्षारक लगा ले तो आराम मिलता है, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एक और पौधा है नेटल, जिसे बिच्छू बूटी भी कहते हैं शायद। उसके पत्तों पर छोटे छोटे रोए होते हैं। छू जाएं तो मेथेनोइक एसिड स्किन में छोड़ देते हैं, जिससे खुजली और जलन होती है। उफ, इसका कोई इलाज है? हाँ, और वो बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि अक्सर नेटल के पौधे के आसपास ही एक डॉक नाम का पौधा उगता है। लोग मानते हैं कि नेटल के डंक वाली जगह पर अगर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ लें तो आराम मिलता है। शायद इसलिए कि डॉक पौधा क्षारकीय होता होगा। वाह, प्रकृति में ही सवाल और जवाब दोनों। बिल्कुल, और ऐसे कितने ही प्राकृतिक अम्ल हैं। सिरके में एसिटिक एसिड, संतरे नींबू में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्सैलिक, दही में लैक्टिक, चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड। लिस्ट लंबी है। ठीक है, तो हमने अम्ल और क्षारकों को काफी विस्तार से समझा। अब आते हैं लवणों पर। ये वो हैं जो अम्ल और क्षारक के मिलने से बनते हैं, उदासीनीकरण में। सही कहा। और जैसे परिवारों में सरनेम होते हैं, वैसे ही लवणों के भी परिवार होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें कौन सा धनायन पॉजिटिव आयन या ऋणायन नेगेटिव आयन कॉमन है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये दोनों सोडियम लवण परिवार के हैं। और NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl क्लोराइड लवण परिवार के। पर क्या सभी लवण न्यूट्रल होते हैं? मतलब उनका pH 7 होता है? नहीं, ये एक आम धारणा है पर सही नहीं है। लवण का pH इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाने वाला अम्ल और क्षारक कितने प्रबल या दुर्बल थे। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिले तब तो लवण उदासीन pH 7 होगा, लेकिन अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिले तो लवण थोड़ा अम्लीय pH <7 होगा, और अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिले तो लवण क्षारकीय pH 7 होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं सबसे आम लवण की, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। हाँ, साधारण नमक बहुत आम पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं डालता, बल्कि कई जरूरी केमिकल्स बनाने के लिए एक कच्चा माल है। ये हमें समुद्र के पानी से मिलता है या फिर जमीन के नीचे खनिज नमक, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, उसके रूप में मिलता है। इससे क्या क्या बनता है? मतलब इंडस्ट्री में कई जरूरी चीजें बनती हैं। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए नमक के गाढ़े घोल, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसमें बिजली पास की जाती है। इस प्रोसेस को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार बनते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, और ये तीनों ही चीजें हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH बहुत काम की हैं। हाइड्रोजन ईंधन में, अमोनिया बनाने में, क्लोरीन पानी साफ करने, PVC बनाने में, और NaOH साबुन, कागज, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। बाप रे, एक नमक से इतनी सारी चीजें। और क्या बनता है? एक और चीज है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 है। ये सूखे बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। जैसा नाम है, इसका मुख्य काम रंग उड़ाना है। लॉन्ड्री में कपड़ों का, पेपर इंडस्ट्री में लकड़ी की लुगदी का,
साथ ही ये पीने के पानी को बैक्टीरिया फ्री करने और केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम आता है। और बेकिंग सोडा, वो जो हम किचन में रखते हैं, वो भी नमक से? हाँ, वही बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये भी नमक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये एक हल्का नॉन कोरोसिव, मतलब त्वचा को नुकसान न पहुंचाने वाला क्षारकीय लवण है। रसोई में तो पकौड़े क्रिस्पी बनाने, केक फुलाने में काम आता ही है। हाँ, केक में तो डालते हैं। वो फूलता कैसे इससे? जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं या किसी एसिडिक चीज जैसे दही या नींबू के साथ मिलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। यही CO2 गैस के बुलबुले केक या ब्रेड को फुलाकर स्पंजी बनाते हैं। इसी गुण के कारण ये एंटासिड, एसिडिटी की दवा का भी हिस्सा होता है और सोडा एसिड वाले आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इस्तेमाल होता है। क्या बात है। अच्छा, एक और सोडा होता है, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, वो क्या है? हाँ, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। इसे बनाने के लिए पहले बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, फिर उसे पानी में घोलकर दोबारा क्रिस्टल बनाते हैं जिसमें पानी के अणु जुड़ जाते हैं। ये भी एक क्षारकीय लवण है। इसका इस्तेमाल कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। घरों में सफाई के लिए और पानी की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। स्थायी कठोरता मतलब पानी में घुले हुए कुछ लवणों की वजह से साबुन ठीक से झाग नहीं दे पाता। धोने का सोडा उसे ठीक करने में मदद करता है। आपने धोने के सोडे के फॉर्मूला में 10H2O बताया और बेकिंग सोडा में नहीं था। इसका क्या मतलब है? क्या कुछ लवणों में पानी फंसा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखने में तो लवण के क्रिस्टल एकदम सूखे लगते हैं ना, जैसे कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल, लेकिन असल में उनके क्रिस्टल की बनावट के अंदर पानी के अणु एक फिक्स रेशो में जुड़े होते हैं। इसी को क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो वो गीले नहीं होते पर पानी उनमें होता है? हाँ, वो पानी उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। जैसे नीले कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। इसमें 5 पानी के अणु जुड़े हैं। अगर आप इसे गर्म करें तो ये पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्रिस्टल सफेद हो जाते हैं। वापस पानी डालें तो नीला रंग लौट आता है। धोने के सोडे का Na2CO3.10H2O में ऐसे 10 पानी के अणु होते हैं। यानी क्रिस्टल का रंग और शायद आकार भी इस पानी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। एक और बहुत आम उदाहरण है जिप्सम। इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसमें पानी के 2 अणु हैं। जब जिप्सम को सावधानी से करीब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये अपने पानी का कुछ हिस्सा खो देता है और बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O। हेमी मतलब आधा पानी का अणु। ये कैसे है? हाँ, इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। आधा अणु दिखाने का मतलब है कि असल में कैल्शियम सल्फेट की 2 यूनिट पानी के 1 अणु को शेयर करती हैं। ओह, ये वही POP है जो टूटी हड्डी पर प्लास्टर फाड़ने में काम आता है। एग्जैक्टली। ये एक सफेद पाउडर होता है। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये वापस जिप्सम बनकर सेट हो जाता है और एकदम कठोर बन जाता है। इसी गुण की वजह से इसे टूटी हड्डियों को सहारा देने, मूर्तियां और सजावटी चीजें बनाने और दीवारों को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो हमने आज अम्ल और क्षारकों की दुनिया को समझा। वे सिर्फ लैब की चीजें नहीं हैं। वे H+ और OH- आयनों से पहचाने जाते हैं, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। pH स्केल उनकी ताकत बताता है और हमारे पाचन से लेकर दांतों की सेहत, मिट्टी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के डंक तक में उनका रोल है। बिल्कुल। फिर हमने लवणों को देखा, कैसे वो अम्ल क्षारक के मिलने से बनते हैं और कैसे एक आम सा दिखने वाला नमक, उससे कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जैसे कितने काम के केमिकल्स बनते हैं। और क्रिस्टलन जल का कॉन्सेप्ट भी समझा। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब टेक अवे क्या है? मेरे ख्याल से निचोड़ ये है कि केमिस्ट्री की ये जो बुनियादी से लगने वाली बातें हैं, अम्ल, क्षारक, लवण, pH, ये असल में कितनी गहरी और कितनी फैली हुई हैं। ये न सिर्फ हमारे शरीर के अंदर चलने वाली क्रियाओं जैसे पाचन को समझने में मदद करती हैं, बल्कि पर्यावरण के मुद्दे जैसे एसिड रेन और बड़े बड़े उद्योगों जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की भी जड़ में है।
सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल इतने बड़े पैमाने पर असर डालते हैं। और अंत में एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत पे नेटिल के डंक जिसमें मेथेनोइक एसिड होता है और उसके इलाज के लिए पास ही उगने वाले डॉक पौधे के पारंपरिक इस्तेमाल का जिक्र था। हाँ, था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास हमारी प्रकृति में ऐसे और भी कई अनदेखे अनजाने पौधे या पदार्थ हों जो शायद प्राकृतिक सूचक का काम कर सकते हों या किसी एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हों, और वो भी केमिस्ट्री के इन्हीं सरल से सिद्धांतों पर काम करते हों जिनका पता लगना अभी बाकी है। शायद प्रकृति के खजाने में अभी और भी ऐसे रहस्य खुलने बाकी हैं। ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए। नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में थोड़ा गोता लगाते हैं। समझते हैं कि ये अम्ल, क्षारक और लवण आखिर हैं क्या चीज। सुनने में तो ये लगते हैं जैसे लैब में ही मिलते होंगे, पर सच ये है कि ये हमारी रसोई से लेकर हमारे शरीर तक हर जगह हैं। हमारी आज की ये बातचीत विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के एक हिस्से पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं जानना नहीं है, हम समझना चाहते हैं इनके असली मतलब को। मतलब ये दिखते कैसे हैं, इनका बर्ताव कैसा होता है, और सबसे जरूरी हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं। सही कहा। जैसे कभी सोचा है नींबू इतना खट्टा क्यों है, या करेला कड़वा क्यों, या फिर वो जो कभी कभी ज्यादा मसालेदार खाने के बाद पेट में जलन होती है, एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी। वो सब इन्हीं अम्ल और क्षारकों का खेल है। और मजे की बात यह है कि हल्दी या लिटमस जैसी कितनी आम चीजें हैं जो एक तरह से जासूस बनकर इनकी पहचान करने में मदद करती हैं। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसे खोलते हैं। सबसे पहला सवाल, इनको पहचाने कैसे? स्वाद तो एक तरीका है, जैसे अम्ल खट्टे, क्षारक कड़वे, पर हर चीज को चखना तो ठीक नहीं है ना। और क्या तरीके हैं? हाँ, चखना तो बिल्कुल सेफ नहीं है। इसके लिए हमारे पास कुछ खास चीजें हैं जिन्हें सूचक कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। रंग बदल लेते हैं? हाँ। जैसे? सबसे आम है लिटमस। ये एक पौधा लाइकेन से मिलता है। आमतौर पर नीली या लाल कागज की पट्टी होती है। अम्ल क्या करते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक वो लाल लिटमस को नीला। अच्छा, लिटमस पेपर स्कूल में इस्तेमाल किया है। और आपने हल्दी का भी नाम लिया था। जी हाँ, हल्दी वो तो हर घर में है। कभी ध्यान दिया है, अगर सफेद कपड़े पर सब्जी का मतलब हल्दी वाला पीला दाग लग जाए, हाँ, और उस पर साबुन लगाएं जो कि क्षारकीय होता है, तो दाग का रंग भूरा लाल सा हो जाता है। अरे हाँ, बिल्कुल, वो इसी वजह से होता है। बिल्कुल, ये हल्दी का सूचक वाला गुण है। लाल पत्ता गोभी का रस भी ऐसा ही एक कह सकते हैं प्राकृतिक सूचक है। और फिर लैब में इस्तेमाल होने वाले मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन जैसे सिंथेटिक मतलब बनाए हुए सूचक भी होते हैं। ये तो हुई रंग बदलने की बात। क्या और भी कोई तरीका है पहचानने का, गंध वगैरह से? हाँ, ये दिलचस्प है। कुछ सूचक गंध से भी पहचान कराते हैं। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इनकी अपनी एक गंध होती है जो अम्लीय या क्षारीय माहौल में बदल जाती है। अच्छा।